नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अब वक्त हो चला है आपके अपने कार्यक्रम बिग डिबेट का। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में एमपी में कम वोटिंग के हलाकान बीजेपी बचे हुए 2 चरणों के लिए नए सिरे से रणनीति बनाकर काम कर रही है। इसी रणनीति के तहत इंदौर में सियासी बम फट गया। कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम चुनाव मैदान और कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा के भगवा के रंग में रंग गए। चुनाव के बीच प्रत्याशी के मैदान और पार्टी छोड़ देने की घटना मध्य प्रदेश के लिए नई है। इसका क्या कारण हो सकता है और चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर आज की बिग डिबेट। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने 29 अप्रैल की सुबह कलेक्टर कार्यालय जाकर नामांकन वापस लिया। यानी अब बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है। बम बीजेपी नेता रमेश मेंतोला के साथ नामांकन वापस लेने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि बम अपने ही नेताओं की अवहेलना से नाराज थे। जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया था उस वक्त कोई बड़ा कांग्रेस नेता उनके साथ नहीं था। इन्हीं सब बातों के चलते बम पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। कई मौकों पर उन्होंने खुद भी स्वीकार किया था कि कांग्रेस ने उन्हें बलि का बकरा बनाया है। और समाज के हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक हैं हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था। बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। जिस रास्ते पे राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे दलित लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़ों के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी है, बस अब इन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर हूं। वहीं नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए। नामांकन वापस लेने से पहले बम कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ नजर आए। इस तस्वीर को विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। बताया जा रहा है कि इस राजनीतिक घटनाक्रम में कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी भूमिका रही है। जिस साहस के साथ वह काम कर रहा था और काम करते करते बीजेपी में आ गया। मन किया उसका अक्षय की जगह मैं होता तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता जो अक्षय ने किया। बहुत साहसी है और दृढ़ इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति दृढ़ है कि यार हमको ये करना है, मतलब करना है। तो आज उनके भारतीय जनता पार्टी पे प्रवेश पर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वहीं बीजेपी में बम के शामिल होने के बाद से सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता मुकेश नायक और के मिश्रा ने अक्षय बम को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने लिखा है कि वक्त हमेशा बदलता है। जिस कारण बिकी हो वही कारण हमेशा कायम रहेगा और वही तुम्हें भविष्य में शिकंजे में भी लेगा। मुझे मालूम था कि तुम्हारी कीमत लग चुकी है। 15 दिन पहले मैं यह बात पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को बता चुका था। आखिरकार यह सच साबित हुआ। देखिए, ये मानवीय गरिमा के पतन में जन्म लेने वाली एक निर्लज्ज और विद्रूप राजनीति है और मध्य प्रदेश और पूरा देश इस घटियावाद की राजनीति से गुजर रहा है। चुनाव के मुद्दे कितने घटिया स्तर के हैं और निचले स्तर के हैं। कोई इस तरह की निर्लज्ज राजनीति करे, हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करें, हम किसी व्यक्ति को अपना हृदय दे दें, अपना विश्वास दे दें और वो इस तरह का अगर धोखा दे तो ऐसे धोखेबाज को आप उचित कहेंगे? बहरहाल ये पहली दफा नहीं है कि जब किसी नेता ने बीजेपी की सदस्यता ली। इससे पहले भी कई नेता बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में प्रत्याशी की वोटिंग से कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से शुरू हुई सियासत कहां तक जाती है, देखने वाली बात होगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पत्रकार भूपेंद्र जी हमारे साथ है। भूपेंद्र जी, आपने लगातार इस घटनाक्रम को देखा। आज का जो घटनाक्रम था वो इंदौर के कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनके अलावा किसी की जानकारी मेरे तक नहीं था। जिस तरह से आज जो घटनाक्रम जो हुआ अचानक, जो अक्षय बम का शामिल होने का,
क्या कहेंगे इस पूरी किसी की इस तरह से जो हुआ है? देखिए, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के नेता इस विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बने विधायक के, जी, जिसमें कैलाश जी भी हैं, प्रहलाद जी भी हैं। और ये मध्य प्रदेश का अगर क्षेत्र देखें तो मालवा, मध्य भारत और महाकौशल, ये इन क्षेत्रों में, और विंध्य, इन क्षेत्रों में विभाजित है। तो ये राजनीति का एक, मुझे ये लगता है, मैं जहां तक समझ रहा हूं इस राजनीति में, क्योंकि छिंदवाड़ा की जो सीट थी वहां पे बड़ा कैलाश जी ने प्रभारी थे और उसका प्रयास कर रहे थे। अब ये होड़ थी, देखिए इंदौर की सीट क्लियर थी, बीजेपी जीत रही थी, बीजेपी के संगठन मौजूद है वहां पे, और पिछली बार भी 4 लाख से जीता था जी। इस समय हाईजैक करके इस उम्मीदवार को लेना, ये कहां से क्या था? इससे ये लग रहा है कि मालवा की राजनीति और जो कैलाश जी का जो पर्दापण है, वो चाहते हैं कि 8 लाख या 9 लाख से पूरे से उम्मीदवार से जीता जाए, जिससे एक राजनीति का एक केंद्र मालवा को स्थापित किया जाए और जिससे केंद्र पे वो राजनीति का एक अच्छा स्तंभ अपने मोदी जी के फेवर में बना सके। चलिए, आपका जो कहना है, आप एक कहना चाहते हैं कि जीत तो रहे थे, लेकिन बड़ी जीत के कारण जो अब जिस तरह की जो घटनाक्रम हो रहे हैं, या आगे भी कुछ ऐसी संभावना हो सकती है? जितेंद्र जी, क्या पार्टी की आज आपकी मीटिंग भी चल रही है? आखिर चूंकि जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं जीतू पटवारी, उनका वो क्षेत्र है, उनकी तक जानकारी तक में नहीं था ये सब कुछ हो रहा है। होगा, साजिशों का खुलासा तो बाद में होता है ना सर जी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम को अंजाम दिया है, ये लोकतंत्र की हत्या से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं इसमें जी। आपको चुनाव लड़ने में आपको कहीं ना कहीं अपनी पराजय नजर आ रही है, इसलिए इस तरह का आपने काम किया। आप स्वस्थ विपक्ष चाहते नहीं है, इसलिए क्योंकि आपका जो सर्वे आ रहा है वो साफ कह रहा है कि आप सरकार में नहीं लौट पा रहे, आपको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। आप बताइए, आप सरकार में आए थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की प्रतिवर्ष बात की थी, आपने बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार की बात की थी, आपने महंगाई कम करने का वादा किया था इस देश से, आप किस मुंह से चुनाव लड़ेंगे? इसलिए सुर्खियां बटोरने के लिए, इसलिए विपक्ष को कहीं ना कहीं कमजोर करने का कदम उठाया जा रहा है, पैसे के दम पर, धनबल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन आप याद रखिए, कांग्रेस ने मैदान नहीं छोड़ा है। आज भी मध्य प्रदेश में कम से कम 9 से 12 सीटों पर कांग्रेस विजयी होने जा रही है। हर सीट पर हमने इनको कड़ी चुनौती पेश कर दी, इससे घबरा गया सत्ता पक्ष और इस तरह के कामों को अंजाम देने लगा। मुझे लगता है हमारे और भी उम्मीदवारों के फॉर्म निरस्त कराने का काम करेंगे, क्योंकि इनकी जीत सुनिश्चित नहीं हो पा रही है और इनके पास जवाब नहीं है। किसान के लिए कानून लाए, वापस लेना पड़ा। आज इस प्रदेश का किसान खुश नहीं है, नौजवान खुश नहीं है, किसी भी घर की महिला खुश नहीं है। 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया, झूठा निकला। जब हमने कहा 200 पार की बात बंगाल में आपने की थी, 40 पार की बात आपने दिल्ली में की थी, तो ये बोले अमित शाह कि ये तो हम जुमले कार्यकर्ताओं में उत्साह के लिए बढ़ते रहते हैं। जितेंद्र जी, उत्साह बचा नहीं है जी जितेंद्र जी, का कार्यकर्ता वोट आपने बिल्कुल, आप लगातार उन मुद्दों पे आ रहे हैं, बिल्कुल आप मुद्दे बिल्कुल गिनाइए, लेकिन उसके साथ एक बड़ी बात यह है, आपको अपने रण में यह कहा जाए कि आपको अपने प्रत्याशी और अपने नेताओं को बचाने की भी एक पार्टी की जो जिम्मेदारी है, आखिर वो जिस तरह से बात कर रहे हैं कि आखिर पार्टी में किस तरह की अनदेखी हो रही है, उसका भी एक कारण हो सकता है। राजपाल जी, क्या एक सवाल यह है कि अभी जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री आए हुए थे, भोपाल आए थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा था, बीजेपी के जो बड़े बड़े शीर्ष नेता थे, और कहा गया कि भाई वोटिंग परसेंटेज कम भी था, तो कहीं ना कहीं कुछ अब मैनिपुलेशन का काम तो नहीं हो रहा है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज के लिए कार्यकर्ताओं के अंदर बात चलने का काम, और विशेष करके हमारे पंच परमेश्वर और त्रिदेव है जो मतदान केंद्र पे काम कर रहे हैं, तो अलग नेटवर्क चल रहा है। ये तो भगदड़ कांग्रेस की है, ये तो जीतू पटवारी जी के गृह जिले के अंदर का गृह युद्ध है जो उनकी किरकिरी करते हुए सामने आया है। यह असंतोष कांग्रेस के नेताओं का परस्पर है। अब इसको परसेंटेज से नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता कि ये कांग्रेस का नेतृत्व जो है प्रदेश का, वो जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। आप देखो, कांग्रेस के अंदर पिछले दिनों इंदौर प्रॉपर की अगर हम बात करें, ज्यादा पूरे प्रदेश में नहीं जाए, तो जहां से इंदौर से जीतू पटवारी आते हैं, वहां से कितने सारे बड़े नेता बीजेपी में गए। आप देख लो, जितने लोग अभी विधानसभा का चुनाव लड़े थे और आ रहे, सब चले गए। और ये जो उम्मीदवार बनाए थे, ये उम्मीदवार जिनको बनाया था,
ये भी अविश्वास करके चले गए। और उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी रीति नीतियों से असंतुष्ट है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से असंतुष्ट है। तो उनको जब लगा कि भाई उनको बलि का बकरा बना दिया गया है तो उन्होंने छोड़ दिया। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी साहब? और जब उन्होंने छोड़ दिया तो फिर हमने हमारे सरसता दे दी, जब उन्होंने स्वीकार्यता करी, जब उन्होंने ये कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी में हमको विश्वास है, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी पे हमको विश्वास है, जब उन्होंने कहा कि हम राम जी के रामलला का जो कांग्रेस ने विरोध किया उससे हम नाराज है, आइए स्वागत है। अब इसमें कौन सी तकलीफ की बात? बिल्कुल और कौन सी बात हो गई? बिल्कुल आपने अपनी बात रखी, कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन भूपेन जी, कांग्रेस को अगर मालूम था, बिल्कुल भूपेन जी, लगातार आपने अभी सुना जितेंद्र जी लगातार उन मुद्दों को गिना रहे हैं, लेकिन राज्यपाल जी उन बातों को बता रहे हैं कि आखिर उनके कार्यकर्ता या प्रत्याशी या नेता क्यों छोड़ के आ रहे हैं। एक अलग नैरेटिव सेट हो रहा है, उन मुद्दों की चर्चा की बात तो करना दूर, अब एक नए नैरेटिव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इन दो जो दूसरा तीसरा चरण और चौथे चरण की में जो है, देखिए नैरेटिव। जी भूपेन जी से सवाल है, राज्यपाल जी आपके पास आते हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो राजनीति की वैसे भी मोदी जी की गारंटी पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है और ये मध्य प्रदेश दो पक्षी पार्टियों का ही चुनाव है और निश्चित रूप से पिछली बार 28 सीटें जीती थी और इस बार उनका 29 का टारगेट था। हो सकता है 2-3-4 कम हो सकती है, लेकिन बात यह समझ में नहीं आती है कि ऑलरेडी वो इंदौर की सीट जीत रहे हैं, उसके बाद भी वहां के कैंडिडेट को अपने दल में कांग्रेसीकरण करना। अभी देखिए उन्होंने छिंदवाड़ा से किया, अभी वहां के 5 जो एमएलए और जो मालवा के थे वो उनको किया। तो ये अपने कुनबे को बढ़ाने की एक प्रक्रिया होती है, ये ठीक है, लेकिन ये चुनाव के टाइम पे क्या मैसेज, ये मतदान कम हो रहा है इस कारण इसको लार्ज स्केल पे करने का कारण है क्या? ये क्योंकि 2 चरण के हो गए हैं, अभी 5 चरण के अभी चुनाव बाकी हैं, इस कारण ये मैसेज देने की उनकी दे रहे हैं संगठनात्मक निश्चित रूप से। लेकिन कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके क्षेत्र में उनको हवा नहीं लगी, संगठन कहीं ना कहीं से कमजोर है, कहीं ना कहीं से कोई चीज, उस चीज को क्या पहले भी इस तरह के केस नहीं लगते थे या लोगों को दबाव की राजनीति नहीं होती थी? लेकिन नेता भूपेन जी आपने बिल्कुल इस बात को कहा। जितेंद्र जी आपसे सवाल यह है कि ठीक है, उन्होंने कहा नॉमिनेशन यदि उन्होंने वापस ले लिया उसके बाद उन्होंने पार्टी में शामिल किया है, उन्होंने एक विधिवत पूरी बात को बताया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है क्या इस तरह के घटनाक्रम से जो तीसरा चरण होने वाला है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे या एक जो मैसेज जाने वाली बात है उस इलाके में या प्रदेश के दूसरे इलाकों में, क्या लगता है कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाएगा कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को नहीं? जी अमित जी, मेरा ये कहना है कि हर प्रत्याशी हो या कार्यकर्ता हो या कोई बड़ा पत्रकार हो, सबको अपने परिवार की चिंता है, अपने बच्चों की जान माल की चिंता सबको होती है। जिस तरीके से ये मेंदोला कौन है जो साथ में गया, अगर उनको टिकट फॉर्म वापस लेना था, अगर उनको कांग्रेस के टिकट पे नहीं लड़ना था तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते अपनी बात, वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन मेंदोला का उनको जबरदस्ती ले जाना, उनके साथ में खड़े होकर फॉर्म निकलवाना, ये स्पष्ट बता रहा है कहीं ना कहीं बाहुबल का के ताकत के दम पर ये काम किया गया है। स्पष्ट हो जाएगा। छिंदवाड़ा में भी इन्होंने ये प्रयास किया, आपने देखा। हमारे महापौर को इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का डर दिखा करके उसके खिलाफ जांच बैठा करके जेल भेजने की धमकी दी और उसको ज्वाइन कराया। छिंदवाड़ा में जितने लोगों को भी इन्होंने ज्वाइन कराया, सबके सब आखिरी दिन कांग्रेस का प्रचार करते हुए दिखे। असल में है क्या, 370 का जो दावा, 370 वोट बढ़ाने का प्रत्येक बूथ पर दावा किया था, वो विफल हो गया। अब इनको लगा कि मतदान भी कम हो रहा है, सरकार के प्रति उत्साह भी नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो वोट परसेंटेज है ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इन्होंने रणनीति बदली। प्रधानमंत्री जो विकास की बात कर रहे थे वो एकदम से हिंदू मुसलमान पे आ गए, शमशान कब्रिस्तान पे आ गए, क्योंकि ये उनका पुराना हथियार है। इससे भी काम नहीं चला। कर्नाटक जैसा चुनाव पूरे देश में हो गया, जनता विकास पर सवाल पूछने लगी, तो सूरत से लेकर के इंदौर तक में जो इन्होंने काला कारनामा किया वो आपके सामने है। कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशी को इस तरह की धमकी दी गई कि उसको अपना परिवार दिखने लगा, उसे अपने बाल बच्चों की जान जोखिम में दिखने लगी।
और उसने ये कदम उठा लिया। चलिए जितेंद्र जी, आपने बिल्कुल कहा है कि इसकी जांच, जैसे आपने कहा है कि क्या इसके पीछे की सियासत रही होगी या क्या साजिश रही होगी, इसकी जांच जरूर होगी। राजपाल जी, सवाल ये है कि आपको ये लगता है कि जैसे अभी मोहन यादव जी ने भी कहा कि भाई पूरा प्रदेश मोदीमय हो गया है, आपको 29 सीटें जीतना है, 29 सीटों के लिए किसी भी हद तक जाना है। देखिए, इंदौर सीट का तो जैसे अभी आप भी कह रहे थे, स्वतंत्र पत्रकार भी कह रहे थे जी कि हम जीत ही रहे हैं। अक्षय कांति बम बीजेपी ज्वाइन करते तो भी जीत रहे हैं जी, नहीं करते तो जीतते, बिल्कुल, वो हमारे सामने लड़ते तो जीतते जी। इंदौर पिछली बार भी हम देश में सर्वाधिक मत से जीते, यही शंकर लालवानी जीते थे जी। विषय वह नहीं है जीत हार का, विषय कांग्रेस की कतरी करनी का अंतर, कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर कांग्रेस के नेताओं का अविश्वास, कांग्रेस की नीति और नीयत में फर्क, कांग्रेस का लगातार डूबते हुए जहाज की तरह और राहुल जी के नेतृत्व में जाना, ये सारा एक सीन बनने का काम इस घटना से हो रहा है। पूरा देश देख रहा है, पूरा इंडी गठबंधन देख रहा है, देश की जनता देख रही है कि ये जो राहुल गांधी जी और ये तमाम लोग निकले इंडी गठबंधन के माध्यम से, तो इंडी गठबंधन के बाकी सदस्यों को क्या संभालेंगे जब ये इनके घर के ही लोगों को नहीं संभाल पा रहे? ये क्या जनता की समस्या समाधान करेंगे जब खुद ही चुनाव गंभीरता से नहीं लड़ पा रहे? तो ये कांग्रेस का चरित्र सामने आने का काम इस घटना से हुआ है। इस घटना से यह भी चरित्र सामने आया है कि मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रांतों में कांग्रेस के अंदर संगठन में नियुक्तियां किस प्रकार से थोप के की जाती है, जैसे जीतू पटवारी की कर दी गई जी। और जीतू पटवारी जी आज मध्य प्रदेश के ऐसे असफल प्रदेश अध्यक्ष है जिनके पास आज तक मध्य प्रदेश की कार्य समिति नहीं है कांग्रेस की, और वो चुनाव में और उनके गृह क्षेत्र के अंदर गृह युद्ध चल रहा है, उनके उम्मीदवार चले गए, उनके विधानसभा भी जो लड़े 2023 में सब चले गए छोड़ के। तो ये जो परिस्थितियां बन रही है, ये परिस्थितियां इस घटना से पूरे देश के अंदर पहुंचने का काम होगा। और उसके बाद भी अगर राहुल बाबा जो है मस्ती में रोम जल रहा है और वो बांसुरी बजा रहे हैं, कांग्रेस जल रही है और वो बांसुरी बजा रहे हैं, बजाते। चलिए भूपेंद्र जी, जैसे अभी राजपाल जी ने भी बात कही कि एक संगठन की बात है, बीजेपी का संगठन, ये जरूर है कि कांग्रेस भी मानती है कि बीजेपी एक संगठन जिस तरह से उनका काम करता है, कांग्रेस को संगठन को लेकर हर समय एक आरोप भी लगते हैं, संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है। आपने इतने लंबे समय से देखा है, क्या आपको लगता है कि संगठन में कहीं कोई काम करने वाले लोग नहीं है, या किस तरह से वो संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य अंतर यह है कि जो बीजेपी है वो अनुशासित और संगठनात्मक पार्टी है, जो उसको जिम्मेदारी दी जाती है और ये व्यक्ति से पार्टी बनती है, ये व्यक्ति से चलती है। और जब भी कोई इशू आता है तो ऐसे जैसे गुब्बारे में हवा भरती है उस तरह से कांग्रेस हाईलाइट होती है, और ये सने सने काम करते हैं और अपने इश्यूओं को तय करते हैं और उस तरह से जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन अंततः जो भी आज का जो चरण हुआ है, तो संगठन में जो मालवा से आते हैं जीतू पटवारी, और जीतू पटवारी जी को संगठन की जिम्मेदारी एन वक्त पे दी गई। कभी कभी क्या अधिकांश इनके जो निर्णय हैं वो बहुत लेट आ रहे हैं, और जब वो विधानसभा चुनाव हार गए उसके बाद उन्हें उनकी मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, और फिर उसके बाद यहां पे संगठन के यहां देखिए बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा दिया, उसके बाद जिम्मेदारी राज्य की दे दी, और राज्य की जिम्मेदारी देके वो लोग उसी उत्साह से काम कर रहे हैं। और ये चीज इसको सीखना पड़ेगा, नए नवाचार करने पड़ेंगे, नई सेकंड लाइन लानी पड़ेगी, और उस तरह से जिस तरह से राजनीति हो रही है उसकी राजनीति के अनुसार अपने आप को आगे करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने कहा है कि संगठन को किस तरह से मजबूत करने के लिए क्या क्या स्टेप किस तरह से कांग्रेस को लेना। लेकिन जितेंद्र जी, एक सवाल, चूंकि डिबेट का समय वक्त भी हो रहा है, लेकिन एक सवाल यह है, अगला निशाना भी मालूम है कि रामनिवास रावत जी पर लगातार लोग दिन तक बता रहे हैं कांग्रेस की तरफ से क्या हो रहा है, क्या उनको रोकने का किसी तरह कोई प्रयास किया जा रहा है। लोग दिन बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, सब कुछ फोरम पे, ओपन फोरम पे चल रहा है। अमित जी, जिसको जाना है उसको आप रोक नहीं पाएंगे, हमारी तरफ से लगातार प्रयास हो रहे हैं जी। रामनिवास जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि कहीं कोई असंतोष है तो उसको संतुष्ट करने का काम आप करेंगे। मुझे लगता है रामनिवास जी कहीं नहीं जा रहे। अभी उनको दिग्विजय सिंह जी के राजगढ़ में बोला गया था जी, तो वहां पहुंचे हैं प्रचार के लिए,
ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का माहौल बना के आपस में द्वेष पैदा करने की कोशिश करती है और उसका फायदा उठा लेती है। निश्चित तौर पर ये आखिरी प्रयास था इनका, और अब मुझे लगता नहीं है कि कहीं कोई प्रयास सफल जी। जैसे कि लगातार ये सवाल राजपाल जी से भी है, क्या लगातार आप लोग रामनिवास रावत हों या दूसरे नेता हों, लगातार उन पे इस तरह से टारगेट करना, या आप बार बार जो धोखेबाजी कांग्रेस जरूर कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लुभावने वादे करने का भी तो एक आरोप लग रहा है राजपाल जी। जनता पार्टी की सदस्यता 24/7 ऑनलाइन भी चालू है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे दरवाजा नहीं है जी, खुला है 24 घंटे, जब जो आना चाहे आ सकता है, मोस्ट वेलकम। और इसलिए हमारी ओपन सदस्यता की वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि देश नहीं विश्व का राजनीतिक दल ऐसा एक मात्र है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने सदस्य संख्या के मान से विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो हमारी सदस्यता प्रारंभ है, हमारी महासदस्यता अभियान चल रहा है, हमारी न्यू ज्वाइनिंग चल रही है, आइए जिनको ज्वाइन करना है। चलिए, आपकी जो आपने कहा आपकी न्यू ज्वाइनिंग चल रही है और आपके लिए एक विभाग भी आपने बना दिया, लेकिन सवाल सिर्फ एक प्रत्याशी या नेता का शामिल होने का नहीं है, लेकिन इसमें कहीं पार्टी के मनोबल का भी जाता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत।